हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार मैं फिर से आपको मार्क करके दे देता हूँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट था हार्ट हमने अच्छे से पढ़ा लास्ट लेक्चर में, उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग, उसकी एनाटॉमी हमने देखी। और अब आज उससे नेक्स्ट लेवल पे हम बात करने वाले हैं। तो हार्ट के अलावा सेकंड पार्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड सर्कुलेशन में, वो है वेसल्स। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज वेसल्स। वेसल्स क्या होती है? वेसल्स एक्चुअली ट्यूब्स होती है। हमारी बॉडी में ब्लड कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ही मूव करेगा। ठीक है, मीन्स ब्लड हमेशा ट्यूब्स में ही अपना रोटेशन दिखाएगा, ब्लड कभी भी फ्रीली मूव नहीं करेगा। तो कौन कौन सी हमारी बॉडी में वेसल्स होती है जो इस ब्लड को फ्लो करवाती है? तो फर्स्ट वेसल कौन सी है? दैट इज आर्टरी। जो आर्टरीज होती है वो हमेशा बॉडी में ब्लड को अच्छे से फ्लो करवाती है, लेके जाने का काम करती है। सेकेंड वेन्स, और थर्ड दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, तो हमें ये तीनों वेसल्स स्टडी करनी है। मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन कौन सी वेसल्स है। फर्स्ट है आर्टरी, सेकंड है वेन, और थर्ड है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको फर्स्ट मार्क करवा रहा हूँ, ध्यान रखना हम लोग वेसल्स पढ़ रहे हैं। वेसल का फर्स्ट पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज आर्टरीज। कभी भी कोई भी आपको वेसल पढ़नी तो ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करवाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यही मेन आपको डिफ्रेंशिएट करने में भी यूटिलाइज करेगा कि आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पहले आर्टरीज के लिए और फिर उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वेन के लिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे वेन के केस में। फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है ब्लड का आर्टरीज में। तो आर्टरीज हमेशा हार्ट से स्टार्ट करती है ब्लड का फ्लो करवाना, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती है। ठीक है, तो आर्टरीज कहाँ से स्टार्ट करती है? हार्ट से स्टार्ट करती है, और कहाँ पर ट्रांसफर करती है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती है। किसकी सप्लाई करती है? ब्लड। कौन सा ब्लड? देखो हार्ट बॉडी पार्ट्स में हमेशा जो भेजेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये हमेशा कैरी करेगी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी होगा, सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या आता है? थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कैसे किया जाए, ध्यान रखना। तो हार्ट से स्टार्ट होगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। भेजने के लिए हार्ट को पंप करना पड़ेगा, तो ये पंप करता है तो कौन से साइकिल में आर्टरीज में ब्लड प्रेशर से जाएगा? तो देखना जैसे ही ये कंप्रेस होगा, क्योंकि हमें फ्लो करवाना है ब्लड को, तो जैसे ही हार्ट कंप्रेस होगा प्रेशर से क्या होगा? ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, तो जब भी हार्ट कंप्रेस होता है तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर से सप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? क्योंकि जब कंप्रेस करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो हाई प्रेशर पे यहाँ से इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा आर्टरीज में। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर। बस यहीं पे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ये पता चल गया कि ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे के पॉइंट्स इससे रिलेट कैसे होंगे। ठीक है, तो आर्टरीज में हमेशा हाई प्रेशर पे ही ब्लड कैरी होगा। ठीक है, अब हाई प्रेशर है तो यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? आर्टरी क्या है? एक छोटी सी ट्यूब ही तो है, वो ब्लास्ट कर सकती है। तो उसको इस हाई प्रेशर को बियर करने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, आर्टरी आपकी जो आर्टरीज की वॉल होगी, वॉल वो थिक होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ट्यूब होती है वो किस तरह से होती है? सपोज कोई ट्यूब है मेरे पास, तो वो इस तरह से होगी, राइट? तो यहाँ तो ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन ये वॉल है ये भी थोड़ी थिक होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि हाई प्रेशर पे ब्लड आ रहा है तो ये आर्टरीज जो है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, आर्टरीज हमेशा थिक वॉल वाली होगी ताकि इस प्रेशर को बियर कर सके। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट आता है जो आर्टरीज होती है ये किस तरह से और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इस प्रेशर को यूटिलाइज कर सके या उससे उसका इफेक्ट ना हो, वो ब्लास्ट ना हो, वियर एंड टीयर ना हो। तो देखना ये अपना शेप चेंज कर सके, ये एबिलिटी होनी चाहिए ताकि कभी प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो थोड़ा एडजस्ट कर सके। तो शेप चेंज मतलब क्या? अरे भाई इलास्टिक होनी चाहिए। तो आर्टरीज जो होता है इनका नेचर जो होता है वो इलास्टिक नेचर होता है। क्लियर? आर्टरीज का नेचर क्या होगा? इलास्टिक, यानी फ्लेक्सिबल होगी थोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है और कैसे इस हाई प्रेशर को प्रिवेंट करें? देखो बॉडी के हर पार्ट में आर्टरीज तो होगी, लेकिन किस जगह? तो बॉडी की सरफेस पे कभी नहीं होगी, वो बॉडी के डीप में होगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे अगर होगी तो हाई प्रेशर पर चांसेस है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ दे, इसलिए आर्टरीज हमेशा डीप इन द बॉडी होती है। आर्टरीज कहाँ पर प्लेस होती है? डीप इन द बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब और क्या पॉइंट हो सकते हैं? देखो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, हमने बात की, और कहाँ से कहाँ? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था, अलग से पूछ लिया जाता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब डिफरेंट। एक्सेप्शन आप लोगों ने हार्ट के दो सिस्टम पढ़े थे, एक तो हार्ट जो है बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है और दूसरा वो लंग्स से भी तो कम्युनिकेट करता है। तो इस केस में एक्सेप्शन आता है पल्मोनरी सेक्शन में। बॉटम सेक्शन को हम सिस्टेमिक सेक्शन बोलते थे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और टॉप वाला जो है वो पल्मोनरी। तो कौन से सेक्शन में यहाँ पर आ रहा है एक्सेप्शन? पल्मोनरी सेक्शन में। तो ये होगा पल्मोनरी आर्टरी में आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। क्या एक्सेप्शन होगा? देखो ये हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हार्ट से लंग्स में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि पल्मोनरी सेक्शन में तो लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ हार्ट से लंग्स में जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड कैरी हो रहा है, लेकिन यहाँ हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। ठीक है, कौन सा ब्लड कैरी किया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई हार्ट अगर लंग्स को देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही तो देगा, लेकिन देने का काम हमेशा हार्ट करेगा आर्टरीज से और लेने का काम हमेशा करेगा वेन से। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से इजीली समझ आ गए होंगे। ये आपकी आर्टरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें वेन्स। वेन्स किस तरह से वर्क करती है? ये सेकंड वेसल होती है। इस सारी वर्किंग को रिवर्स कर दूं तो यहाँ पर वेन्स आ जाएगी। वेन्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, वॉल्स, जो आपके आर्टरीज में नहीं होते। तो मैं एक पॉइंट और वहाँ पर एक ऐड कर दूंगा, वॉल्स, जो यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है दैट इज वेन्स। क्या होता है वेन्स के केस में? ध्यान देना, सबसे पहले सप्लाई कहाँ से कहाँ होती है? तो यहाँ पर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, क्या वहाँ तक सप्लाई कर दिया था हम लोगों ने? यस। हार्ट से आर्टरीज लेके गई थी बॉडी पार्ट्स में, अब बॉडी पार्ट्स के वहाँ ब्लड पड़ा तो वो वापस लाने का काम कौन करेगी? वेन। तो बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में, बॉडी पार्ट से फिर से कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा, और ये कौन लेके आएगा? ये वेन लेकर के आएगी। ठीक है, सेकंड कौन सा ब्लड होगा? अरे भाई बॉडी पार्ट से हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। तो यहाँ मैं मार्क करूँ तो ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वही कैरी करेगी। कौन सा कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही यहाँ पर कैरी करने वाली है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और क्या होगा? अब सारी चीज़ें रिवर्स करते जाओ। कैसे? देखो जब ये पंप किया हाई प्रेशर से जा रहा है तब प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तब वो रिलैक्स हो रहा होगा। तो देखो कभी भी आप प्रेस कर रहे हो और फिर सक कर रहे हो, तो प्रेस करते वक्त हमेशा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है, जबकि पुल करते वक्त प्रेशर कम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर वेन्स में
जो ब्लड फ्लो करेगा, वेन्स में जो ब्लड फ्लो करेगा वो लो प्रेशर पे होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। यहाँ पर ब्लड किसमें, लो प्रेशर पर यहाँ पर फ्लो करता है, ये ध्यान रखना। इसके बेसिस पे सारे एडजस्टमेंट कर लो। फर्स्ट क्या था, वहाँ पर थिक वॉल था, तो यहाँ पर वॉल क्या हो जाएगी, थिन वॉल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है थिक की। नेक्स्ट वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका इलास्टिक नेचर था, तो ये वाला हो जाएगा नॉन इलास्टिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या था 6 पॉइंट, वहाँ हमारा क्या था, बहुत ही सिंपल, वहाँ पर था डीप होती है, बॉडी के डीप एरिया में होती है, ये हमेशा सरफेस पर। वेन्स आर प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ बॉडी की सरफेस पे ही आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या था, मैंने कहा ना वॉल की मैं एक बात करूँगा, तो यार समझना, पहले इसको साइड में समझते हैं। ये सपोज हर्ट है, तो हर्ट से यहाँ ब्लड फ्लो आर्टरीज के थ्रू नीचे होता है और वेंस के थ्रू वापस आता है, ठीक है। वेंस के थ्रू वापस आता है, एरो ध्यान रखना। तो जब आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी भी नीचे है, तो दोनों नीचे है, तो इसको फ्लो करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ब्लड तो ऊपर आ रहा है और ग्रेविटी का है नीचे है, तो ब्लड को बार बार वो नीचे की तरफ खींचेगी, तो इस केस में ब्लड का ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर बीच बीच में हमें वॉल्स लगाने पड़ेंगे, क्या अटैच करने पड़ेंगे, वॉल। ये वॉल क्या करते हैं, ये वॉल ब्लड को वापस नीचे नहीं आने देते, पीछे नहीं आने देते, बैक फ्लो को रोकते हैं। तो ध्यान रखना, आर्टरीज में किसी भी तरह की वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वेन्स में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वॉल चाहिए ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर एडिशनल आ गया, क्या, it have walls to prevent backflow of blood, इसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम कर सकता है, ठीक है। समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्यों होते हैं, ताकि बैकफ्लो, और वहाँ का एक्सेप्शन यहाँ भी होगा। तो एक और है एक्सेप्शन, क्या होगा एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन में ध्यान देना, पल्मोनरी सेक्शन में, तो पल्मोनरी वेन जो होगी वो अलग तरीके से वर्क करेगी। क्या, ये बॉडी पार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, वहाँ पर लंग्स से हार्ट में जाएगा, तो कहाँ से एंटर होगा, लंग्स से कहाँ पर फ्लो करेगा, हार्ट में। लेकिन कौन सा होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं, तो ये करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सिंपल, कौन से ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इजी है। तो रिपीट कर रहा हूँ, आपके वेन्स और आर्टरीज में एक बार मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। मैं यहाँ पर आर्टरीज को पहले बोलूँगा। तो आर्टरीज में हमेशा हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है, जबकि वेन्स में बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है, ठीक है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड करता है। आर्टरीज में हाई प्रेशर पे करता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर पे करता है, ठीक है। आर्टरीज में थिक वॉल्ड होती है, जबकि वेन्स में थिन वॉल्ड होती है। आर्टरीज जो होती है उसमें इलास्टिक नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर पे ब्लड होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि वेन्स में नॉन इलास्टिक वेन्स होती है, उसका नेचर नॉन इलास्टिक होता है। यहाँ पर वेन्स जो होती है आर्टरीज में, वो आपकी डीप होती है, बॉडी के डीप में। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, आर्टरीज दो जगह डीप नहीं होती। एक तो आपका नेक रीजन जो होता है, यहाँ पर आर्टरीज डीप में नहीं होती, और दूसरा आपका ये बोन वाला, ये एल्बो वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी नहीं होती है, ठीक है। तो दो जगह आपकी आर्टरीज सरफेस पे होती है, बाकी सब जगह डीप में होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन वेन्स हमेशा ही सरफेस पे होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आर्टरीज में कोई भी किसी भी तरह के वॉल्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ बैकफ्लो रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
वेन्स में आपका बैकफ्लो रोकना होता है, इसलिए वहाँ पर वॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सेप्शन, पुल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जो 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है समझते हैं। तो वेसल्स का थर्ड पार्ट है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज में कुछ खास हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। कैपिलरीज हमेशा कहीं भी पूछी जाए तो छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन हुआ कैपिलरीज, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं। सपोज कि ये हार्ट है, हार्ट का जो ये सेक्शन है ये है आर्टरीज जो ब्लड लेके जा रही है, और ये वापस जो ला रही है ये कौन है, वेन्स। तो ये तो हमें पता चल गया, लाने का काम वेन करती, लेने का काम आर्टरीज करती है। इस केस में यहाँ पर है बॉडी पार्ट जहाँ पर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ब्लड तो हमेशा वेसल्स में ही रहेगा, जब ये इस तरह से आएगी और ये जाएगी, तो ये सपोज हमारा बॉडी पार्ट है जिसको सप्लाई करना है। अब ब्लड तो बाहर नहीं आने वाला, तो सप्लाई कैसे करें, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आ सकता। तो इस केस में हमें छोटी छोटी वेसल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में ये वेसल्स डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखो यहाँ से ब्लड होते हुए इन छोटी छोटी पोजीशन से होते हुए यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे पोर्स कैपिलरीज के। अब ब्लड प्रेशर से आता है और धीरे धीरे जाता है, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह बाहर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जाती है, सिंपल। तो ये जिस पार्ट से बाहर निकलती है ये पार्ट होता है कैपिलरीज, ठीक है, जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कैपिलरीज जो होती है वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट भी करती है, साथ ही बॉडी पार्ट्स को जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना है उसका एक्सचेंज का काम भी करती है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लड कभी भी बाहर नहीं आता, कभी कभी थोड़ा लीक करता है तो उसको हम लिम्फ में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके लिए। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि कैपिलरीज छोटी ट्यूब्स होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के पास में ब्लड की सप्लाई को रिच करती है, ठीक है। तो ये थे आपकी कैपिलरीज। तो ये वेसल्स फिनिश होता है, इसके साथ ही वेसल्स के साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपने ब्लड सर्कुलेशन के दोनों पार्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं, फर्स्ट था हार्ट और सेकंड था वेसल्स। अब आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट समझते हैं, ये कुछ डिफाइंस है जो हार्ट से रिलेटेड है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट है डिफाइन वो है कार्डियक साइकिल। तो फर्स्ट है कार्डियक साइकिल। क्या होता है कार्डियक साइकिल? देखो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। आप कभी भी बात करेंगे हार्ट के बारे में तो हार्ट अटैक आया अगर किसी को तो उसको हार्ट अटैक की जगह कार्डियक अटैक बोला जाएगा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, क्लियर। तो कार्डियक मतलब हार्ट, साइकिल यानी हार्ट का साइकिल। तो हार्ट का एक साइकिल क्या होगा, जब एक सेल जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पहुँच जाए तो उसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे, वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। सपोज हमने लंग्स से स्टार्ट किया तो लंग्स से स्टार्ट हुई, हार्ट में गई, हार्ट से बॉडी में गई, बॉडी से फिर हार्ट में और हार्ट से फिर आपके लंग्स में आई, तो ये पूरा एक साइकिल हुआ। तो इसको हमने बोला वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, दैट इज हार्ट बीट। ये सारी डिफाइंस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। तो भैया हार्ट बीट तो करता ही है। एक हेल्दी पर्सन यानी एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं तो 72 टाइम्स इन ए मिनट हार्ट बीट होता है, ये हम सब भी जानते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या होता है, 72 टाइम्स एक मिनट में होता है एक नॉर्मल पर्सन की, और इससे आपकी सप्लाई जो ब्लड की बॉडी में रिच बनी रहती है, ठीक है। तो हार्ट बीट समझ आ गया, मतलब कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो 72 टाइम्स कंप्रेस और रिलैक्स होता है एक मिनट के अंदर एक हेल्दी पर्सनैलिटी में। इसके अलावा और क्या होता है, पल्स। पल्स क्या होता है वो समझते हैं। पल्स यानी आपकी जो बॉडी है उसमें कितनी बार ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और कितनी बार कम हुआ है, ठीक है। तो मतलब जितनी बार आपका हार्ट पंप करेगा
तो जैसे ही कंप्रेस हुआ हाई प्रेशर से ब्लड गया, जैसे ही रिलैक्स हुआ लो प्रेशर से वापस आया, ठीक है। तो ये कंप्रेशन और रिलैक्सेशन यानी हार्ट बीट ही किसको रिप्रेजेंट करती है, पल्स को। और पल्स जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर यहाँ से चेक करते हैं, हार्ट बीट यहाँ आगे से या पीछे बैक से चेक करते हैं, या फिर पल्स यहाँ से भी चेक की जाती है। तो मैंने बताया ना, ये जो एरिया होता है यहाँ भी हमारी आर्टरीज ऊपर होती है, यहाँ भी होती है, और ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है, पंपिंग करता है हार्ट, यहाँ भी उससे फील किया जा सकता है, आप भी अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं, ठीक है। तो पल्स और हार्ट बीट आपका साथ ही काम करते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो दो रेंज में काम करता है, एक हाई प्रेशर की रेंज में, एक लो प्रेशर की रेंज में। तो वो क्या होती है, तो ये दो तरह के प्रेशर होंगे। ये प्रेशर कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हम ये दो रेंज में लेंगे, एक नॉर्मल पर्सन के लिए और एक 60 प्लस एज वालों के लिए, यानी ओल्ड एज में क्या रेंज होती है। तो सबसे पहले हम इसमें आर्टरीज का प्रेशर चेक करते हैं। किसका, आर्टरीज का प्रेशर चेक करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेशर चेक करने के लिए आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर, आर्टरीज में किसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, तो इसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे हम लोग। और शॉर्ट में आपने बीपी के नाम से सुना होगा, तो बीपी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, ब्लड प्रेशर की। और ब्लड का प्रेशर किस जगह चेक किया जाता है, आर्टरीज में। तो जब हार्ट यहाँ पर कंप्रेस होता है तो प्रेशर हाई होता है, तो वो कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड रिलैक्स होता है तो उस वक्त प्रेशर लो होता है, तो वो कौन सा होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल जो पर्सन है उसमें ये रेंज क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 120 mmHg। mmHg यहाँ प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। और लोअर लिमिट यानी डायस्टोलिक लिमिट क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 80 mmHg, ठीक है। लेकिन ओल्ड एज में ये कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है, ये 140 mmHg तक चली जाती है, तब भी नॉर्मल है। और ये 90 mmHg तक आ जाती है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर आपकी रेंज जब भी आपसे पूछी जाए कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होते हैं, तो ये प्रेशर रेंज होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में काम आती है। और ये रेंज में तब तक बंदा ठीक है, हाई इतना लो इतना, ये नॉर्मल के लिए। अगर वो ओल्ड एज में है तो हाई अगर 140 तक भी जा रहा है तो वो ठीक है, और 90 तक भी है तो ठीक है, ठीक है। अगर ये वेरी करता बढ़ जाता है तो हाई बीपी हम उसे बोलते हैं, और कम हो जाता है इसे लो बीपी बोलते हैं। इसको मेज़र करने के लिए आपने देखा होगा एक डिवाइस आता है, एक एपरेटस आता है जिसमें एक बड़ा सा पट्टा होता है, उस लेदर को अच्छे से आप पूरी तरह से आपको फिक्स किया जाता है उसमें, और उसके बाद पंपिंग करके उसमें एयर फिल करके और फिर आपको बताया जाता है, ठीक है। तो वो सेंसिंग वहाँ पर प्रेशर सेंसिंग की जाती है ना, तो उससे हम निकालते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो वो डिवाइस जो है वो डिवाइस है स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। आपको लर्न होना चाहिए, स्फिग्मोमेनोमीटर से ही हम हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर रेंज हमें यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए थी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ब्लड के बाद बात करें तो हम हार्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, वेसल्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, और कुछ अच्छी टर्म्स भी मैंने आपसे डिस्कस करी। अब लास्ट टॉपिक जो बाकी है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।